Welcome students in this another video lecture of basic energy resources। अभी तक हमने एनर्जी के कई सोर्सेज देखे, कई क्लासिफिकेशन देखे स्पेसिफिकली, जिसमें मुख्यतः कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी, ये क्लासिफिकेशन देखे। इसके बाद हमने एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स देखे जो एनर्जी मोस्टली हम प्रयोग करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के दौरान कुछ और क्लासिफिकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने मुख्यतः कन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को देखा और इसमें कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं। वी कैन कॉल इट एज फ्यूल, क्योंकि फ्यूल को ही हम उसको कंपनसेट करके हम अपनी एनर्जी को पैदा करते हैं। सो देयर आर अनदर क्लासिफिकेशन वी विल सी इन दिस वीडियो लेक्चर टुडे, एंड दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ये हमने देखा। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, ये भी हमने देखा। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये भी हमने देखा इन डेप्थ इन द लास्ट स्लाइड एज वी डिस्कस्ड। अब हम देखने जा रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इस लेक्चर नोट्स के द्वारा हम एक और डायग्राम से करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। सो देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस को इस डायग्राम के द्वारा भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें इस डायग्राम में यदि हम देखें तो सोर्स है, उसका एक्सट्रैक्शन है, हमने सोर्स का एक्सट्रैक्ट किया कहीं से, ये प्राइमरी एनर्जी का है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग, फिर प्राइमरी एनर्जी बनाई एंड देन सेकेंडरी एनर्जी बनाई, और उस सेकेंडरी एनर्जी से हमने मुख्यतः बिजली को पैदा किया। सो व्हाट आर द सोर्सेज? देखिए, कोल, हाइड्रो, यानी कि आप जानते हैं हाइड्रो डैम, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो एक्सट्रैक्शन कहाँ से हुआ? हमने ओपन और डीप माइन, यदि खुली हुई या अंदर बंद माइन से हमने कोल को एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन करने के बाद हमने उसका प्यूरिफिकेशन किया। ये प्यूरिफिकेशन कोल का हम इसलिए करते हैं कि कोल जब हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कई हानिकारक तत्व मौजूद रहते हैं। वो हानिकारक तत्व यदि हम जलाएंगे तो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम कोल को प्रोसेस करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और सही फॉर्म में लाते हैं। इन डेप्थ डिटेल हम कोल को जब पढ़ेंगे तो हमको और देख पाएंगे। उससे हम कोक बनाते हैं और कोक से हम स्टीम एनर्जी बनाते हैं या थर्मल एनर्जी बनाते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। इसका एक और पार्ट, हम ये कोक जो है ये मुख्यतः ब्लास्ट फर्नेस में भी हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये थर्मल एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप कोल को सिंपली जलाएंगे तो सेकेंडरी एनर्जी के अनुसार आप यदि पानी को गर्म करेंगे तो यू विल गेट स्टीम। साइमल्टेनियसली इसी प्रिपरेशन के द्वारा हम ये कोल सीधे पावर स्टेशन पर भेजते हैं। पावर स्टेशन यानी कि पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसका प्रयोग हम एज एन एनर्जी हम बहुतायत में सभी जगह करते हैं। हाइड्रो पावर से भी हम नदी के बहाव को रोकते हुए उसके नीचे हम लगाते हैं और हम उसके नीचे जनरेटर्स लगाते हैं और पानी की एक फिक्स फ्लो को हम उन जनरेटर्स पर छोड़ते हैं और उस जनरेटर को छोड़ने के बाद वो जनरेटर घूमता है। वो जनरेटर घूमने के पश्चात इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। सो हाइड्रो, व्हेनेवर हाइड्रो वर्ड विल बी देयर, आपको एक पावर स्टेशन जरूर मिलेगा, इसलिए
ये सारे जो बिंदु हैं वो पावर स्टेशन पर आए। सो हाइड्रो पावर में आप पानी रोकेंगे, पानी की धार को नियंत्रित करेंगे, नियंत्रित करके जो रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर भेजेंगे, रिएक्टर से जनरेटर जुड़े होते हैं, वो जनरेटर पावर स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर में भी हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग के बाद उसमें एनरिचमेंट करते हैं थ्रू प्रोसेसिंग। न्यूक्लियर जो पावर जनरेशन है उनके द्वारा, और उस एनरिचमेंट मतलब उसको और उसकी जो न्यूक्लियर पावर को और बढ़ाते हुए हम उसको फिर से पावर स्टेशन की ओर भेजते हैं और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेचुरल गैस सेम, हम गैस वेल यानी कि गैस के कुओं से हम इस नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे सही तरीके से बनाते हैं और फिर से हम पावर स्टेशन भेजते हैं। वहाँ पर उस नेचुरल गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पेट्रोलियम, हम पेट्रोलियम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। पेट्रोलियम भी कहाँ से आता है? ऑयल वेल से आता है। यहाँ से क्रैकिंग एंड रिफाइनिंग होती है और रिफाइनिंग के द्वारा इसमें कई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिसमें कि प्रमुखतः एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल और पेट्रोकेमिकल। ये जहाँ पर भी हमें जिस तरीके का भी प्रोडक्ट यूज़ करना है हम उस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और इससे भी हम थर्मल एनर्जी बनाते हैं या स्टीम बनाते हैं और स्टीम बनाकर हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये यहाँ पर एक पोर्शन पावर स्टेशन पर गया हुआ है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सोर्सेस को हम कंटिन्यूअसली अपनी अर्थ में से निकाल कर उसको प्रोसेसिंग करके और एनर्जी जनरेट कर रहे हैं थ्रू पावर स्टेशंस। नाउ वी विल कम टू अनदर area, and first we will see its definition, then we will go to another area, that is primary energy sources are those that are either found or stored in nature। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं? जो नेचर में मौजूद होते हैं, प्रकृति में मौजूद होते हैं और स्टोर रहते हैं। कॉमन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस आर कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड बायोमास सच एज वुड। Other primary energy sources available include nuclear energy from radioactive substance, thermal energy stored in Earth's interior, and potential energy due to Earth's gravity। Potential energy से भी हम एनर्जी बना सकते हैं। The major primary and secondary energy sources are shown in figure 1.1। ये ही हमने अभी देखा है। अब ये एग्जैक्टली इस फिगर में यदि हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस को समझना चाहें तो हम देखते हैं कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस आर कॉस्टली कन्वर्टेड इन इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। यानी कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस को महंगा होता है जब हम उसको सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस में बदलते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल और गैस कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्राइमरी energy also be used directly. Some energy sources have non-energy use. For example, coal or natural gas can be used at feedstock in fertilizer plant। तो आप ये देख सकते हैं कि कोल या नेचुरल गैस सिर्फ का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं होता है। इसका हम प्रयोग फर्टिलाइजर प्लांट में करते हैं, इसका प्रयोग हम सीमेंट प्लांट में करते हैं, इसका प्रयोग हम ब्लास्ट फर्नेस के लिए भी करते हैं। तो कई जगह पर इसका डिफरेंट टाइप से प्रयोग भी हम साइमल्टेनियसली करते हैं। मतलब हम कंटिन्यूअसली नेचर से हम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कल हमने एक और टर्म देखा था, आज हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कमर्शियल एनर्जी, द एनर्जी सोर्सेस दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डिफाइनाइट प्राइस आर नोन एज कमर्शियल एनर्जी। तो हम यदि एनर्जी सोर्स को मार्केट से फिक्स प्राइस पर खरीदते हैं तो हम उसे कमर्शियल एनर्जी कहते हैं और कमर्शियल एनर्जी के लिए हमें उतना दाम उसका देना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोल पंप में जाते हैं और 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसका फिक्स प्राइस हमको देना पड़ता है। यदि हम बिजली का प्रयोग करते हैं घर में तो उसकी फिक्स यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम की है उस यूनिट के अनुसार हमको उसका पैसा देना पड़ता है। साइमल्टेनियसली हम कमर्शियल एनर्जी को इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कहीं पर भी हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हमको उसका अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा। ये कमर्शियल ही है, इनका प्राइस फिक्स रहता है। हम अपने घर में एलपीजी सिलेंडर भी खरीदते हैं तो हम इसको जो निर्धारित दाम है उसको देकर खरीदते हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी मतलब जिसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है उसको हम नॉन कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। यदि कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में हम स्पष्ट अंतर देखें तो यदि एक घर में हमारे घर में यदि एलपीजी भी है और हम घर में एक चूल्हा भी लगाते हैं तो उस चूल्हे में प्रयोग होने वाला कंडा, काउडंग्स जिसको बोलते हैं हम, और साथ ही साथ फायरवुड जो हम कलेक्ट करते हैं, जो लकड़ी हमारे आसपास है वो मौजूद, उसको जलाते हैं। तो लकड़ी और कंडा जो है गाय का गोबर से बना हुआ, वो दोनों नॉन कमर्शियल में आता है, जबकि आपका एलपीजी जो है वो कमर्शियल एनर्जी में काउंट होता है। द एनर्जी सोर्सेस दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट, यानी कि जो एनर्जी सोर्सेस जो कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है विद अ फिक्स प्राइस, इसकी प्राइस कोई डिसाइड नहीं है, आर क्लासिफाइड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी। मतलब आप इनकी मार्केट में इसे बेच खरीद किसी निर्धारित दाम पर नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी का ढेर यदि आप खरीदने गए तो एक जगह कुछ लकड़ी का दाम रहेगा, दूसरी जगह पर यदि वहाँ लकड़ियाँ कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो शायद आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, बिकॉज इट्स प्राइस इज नॉट फिक्स। कमर्शियली इसका डीलिंग नहीं होती है। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड फ्यूल्स सच एज फायरवुड, कैटल डंग, agriculture waste which are traditionally gathered and not bought at a price used specially in rural household, यानी कि उसको खरीदने के लिए हमने कोई ग्रामीण भाग में उसको खरीदने के लिए हमने कोई पैसा दिया नहीं है। जो अवेलेबल सोर्सेस हैं उसी का प्रयोग करके हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। These are also called traditional fuels. Non-commercial energy is often ignored in energy accounting. तो इसका जो मोस्ट डिसएडवांटेज है, जो इसके ड्रॉबैक है नॉन कमर्शियल एनर्जी का, कि यह एनर्जी अकाउंट में इसका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि हम ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि गांव में यदि कई घरों में कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग हो रहा है, एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं और नॉन कमर्शियल एनर्जी का कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं उनकी काउंटिंग एनर्जी कंजम्पशन में नहीं गिनी जाती है, बिकॉज उस एनर्जी का उन्होंने कहीं पर भी पैसा दिया हुआ नहीं है। चूंकि पैसा दिया हुआ नहीं है तो वो एनर्जी काउंट कर ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, कितना फ्यूल यूज किया, कितने काउडंग जलाए, कितना वुड जलाया, तो हम उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फायरवुड, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जिसको हम कहते हैं, एग्रोवेस्ट इन रूरल एरियाज, जो फसल के एक्सट्रैक्ट रहते हैं उसको भी हम जलाते हैं घर में कलेक्ट करके। सोलर एनर्जी फ्रॉम वाटर हीटिंग, यदि आप सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी से यदि आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वो भी नॉन कमर्शियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यदि आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो भी आप नॉन कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। ये बिजली पैदा आप सोलर के माध्यम से कर रहे हैं। फॉर ड्राइंग ग्रेन, यदि आप सुखा रहे हैं अपना अनाज, फिश एंड फ्रूट्स, यदि आप मछली, आपका अनाज और फल सूर्य की रोशनी में सुखा रहे हैं तो आपने कोई पैसा नहीं दिया, कोई कमर्शियली इसको नहीं दिया, आपने सिंपली अपने घर के बाहर उसको डाला और अपना जो अनाज है उसको सुखाया।
सो इट इज कंसिडर्ड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी. यू हैव नॉट पेड एनीथिंग, आपने किसी को कोई पैसा नहीं दिया. दैट्स वाई. एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट. यदि आप एनिमल पावर का प्रयोग कर रहे हैं, सपोज आप गाय और बैलों से आप खेत को जोत रहे हैं या उनके ऊपर बैठकर बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो वो भी नॉन कमर्शियल एनर्जी में आएगा, क्योंकि आपने कोई भी कमर्शियल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी का प्रयोग नहीं किया है. थ्रेशिंग. यदि आप थ्रेशिंग कर रहे हैं या आप धान की बाली को धान के स्टेम में से निकाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं. लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम फॉर इरिगेशन. यदि आप पानी को उठा रहे हैं जमीन से बिना बिजली का प्रयोग किए हुए, कमर्शियल एनर्जी का प्रयोग किए हुए, यानी कि आप सीएसईबी की बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्रशिंग शुगर केन. आप गन्ने को क्रश कर रहे हैं. विंड एनर्जी. इसमें भी आप सूर्य की रोशनी या अदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का प्रयोग कर रहे हैं. विंड एनर्जी फॉर लिफ्टिंग वाटर. यदि आप हवा के माध्यम से पानी को उठा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हवा के माध्यम से, तो वो भी नॉन कमर्शियल एनर्जी में काउंट होता है. हम हमेशा यदि नॉन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी को एक बार और समझने की कोशिश करें, तो कमर्शियल एनर्जी में हम पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं सिर्फ स्रोतों पर जो हम प्रकृति से लेते हैं, और समय के चलते यह और कम होता जाता है. और नॉन कमर्शियल एनर्जी में हम इन स्रोतों का प्रयोग किए बिना हम अपने एनर्जी सोर्सेस एनर्जी की आपूर्ति करते हैं, तो हम इसे नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं. इसमें मुख्यतः क्या है, जो बिंदु ये है कि सपोज इस मुख्यतः यह फायरवुड जो है, यह फायरवुड या एग्रो वेस्ट, इन दोनों को जो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों को जलाकर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, तो वो एनर्जी एक पानी गर्म करने या खाना बनाने के लिए उस समय तो उपयुक्त है, क्योंकि उसके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कमर्शियली पे करने की उसकी वो नहीं है, तो वो कर सकते हैं. लेकिन इससे इन्वायरमेंट भी प्रदूषित होता है. इसका ये नॉन कमर्शियल एनर्जी में सबसे मुख्यतः इन दोनों का ही सबसे बड़ा रोल है. नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू आवर टॉपिक, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी obtained from sources that are essentially inexhaustible. यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो ऐसे सोर्सेस से ली जाती है जो सोर्सेस कभी भी खत्म नहीं होंगे. वो कौन कौन से हैं, इस डायग्राम के द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. Non-renewable energy is the conventional fossil fuels such as coal, oil and gas which are likely to deplete with time. मतलब समय के अनुसार ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. उस एनर्जी का प्रयोग जब हम करते हैं तो वी कॉल इट एज नॉन रिन्यूएबल. एक बार यदि हमने उसका प्रयोग कर लिया तो वो फिर दोबारा हमको नहीं मिलेगी. तो इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं और देखते हैं कि ये देखिए बायोमास, हमारी बायोगैस जिसको बोलते हैं, या आप डाइजेस्टर बोल सकते हैं. सोलर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. हमारे घर का कचरा, आसपास सूखे पत्ते, घर में जब जो अन्न बनाते हैं, बची हुई सब्जियां, बचा हुआ खाना, वो सब हम इन बायोमास में के माध्यम से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कभी ख़त्म नहीं होगा. सोलर सन कभी ख़त्म नहीं होगा. ये हमें 365 दिन हम इसका उपभोग कर सकते हैं. पानी, ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसको यदि हम सही तरीके से बचा कर रखें तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं. ये कभी ख़त्म नहीं होगा. विंड, हवा बहती रहती है, इसका भी हम प्रयोग करके एनर्जी बना सकते हैं. और लास्ट जियोथर्मल, जो धरती के नीचे का तापमान है
की सहायता से हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये भी ख़त्म नहीं होगा और एक ये सर्कल में चलता रहेगा। सर्कल में चलता रहेगा मतलब सोलर से यदि हम जियोथर्मल एनर्जी बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सूर्य की ऊष्मा से हमारी पृथ्वी गर्म होगी, हम उसमें से एनर्जी निकालेंगे, फिर सूर्य उसे गर्म करेगा। इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। ये दूसरा चक्र देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विंड, हवा से हमने पवन चक्की चलाई। पवन चक्की चलाने के बाद हमने या तो उससे पानी उठाया या फिर उससे हमने बिजली बनाई, और उसके बाद वो पवन फिर से चार्ज होके हमारे पास आएगी और ये चक्र चलता रहेगा। हम हमेशा पवन की सहायता से इस पवन चक्की को चलाते रह सकते हैं। बायोमास को यदि हमने जलाया, बायोमास ऊपर जाकर जब एटमॉस्फेयर में जाएगा, सेफ गैसेस जाएंगी और फिर से बादलों का निर्माण होगा, फिर पानी गिरेगा। इस तरीके से बायोमास का हम यदि प्रयोग करते हैं तो यह चक्र चलता रहता है अनवरत। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, ऐसी एनर्जीज जो एक बार यूज कर लिया आपने तो फिर बन नहीं सकती। इसको देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोल है, कोल का हमने यूज किया, एक बार प्रयोग किया, उसके बाद कोल दोबारा बनता नहीं है, ध्यान रहे, हमें नया कोल लाना पड़ेगा। न्यूक्लियर एक बार बना, चलता रहता है, काफी समय के बाद फिर से हमको न्यूक्लियर एनर्जी को चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ऑयल से हम नेचुरल गैस और ऑयल, ये एक ही चक्र में इसलिए क्योंकि ये एक ही पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट्स है, या जैसा कि मैंने आपको पहले इस टेबल में बताया था, पेट्रोलियम से हम ऑयल वेल से निकालते हैं और इसके बाद हम कई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके। उसी तरीके से इस पेट्रोलियम के ये कुछ दो प्रोडक्ट हैं, एक है नेचुरल गैस, दूसरा है ऑयल। एक बार यूज होने के बाद ये दोबारा हमको ऑयल वेल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तुरंत बनेंगे नहीं, कई वर्षों के बाद बनते हैं। आपको पता है कोल और पेट्रोलियम गैस आगे आने वाले जनरेशन को ईंधन की उपलब्धता रहे, यानी कि वो उनको साल भर या हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उसको इस एनर्जी रिसोर्सेज की उपलब्धता हमेशा रहे। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम इन एनर्जी सोर्सेस को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट हम आते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन को ठीक ढंग से पढ़ेंगे। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर मेनी डिकेड्स and were in common use around oil crisis of 1973। 1973 के बाद इसे हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का नाम दिया, जिनमें मुख्यतः फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर और हाइड्रो रिसोर्सेज है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को 1973 के बाद हमने नॉन कन्वेंशनल क्यों बोला, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, डिप्लेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, तो इसको हम सोलर, विंड, बायोमास इस तरीके से नाम देंगे। अब हम देखते हैं एनर्जी हमने बनाई, तो हमने आज यदि हम सम अप करें और इस सम अप करने के बाद हमने एनर्जी के मुख्यतः कितने क्लासिफिकेशन देखे, यह 4। आज के वीडियो लेक्चर को यदि हम सम अप करें तो हमने कितने एनर्जी सोर्सेज देखे, ये 4 मुख्यतः क्लासिफिकेशन हैं। जो पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन एनर्जी सोर्सेस के प्रमुख प्रयोग देखेंगे और उन प्रयोगों को समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ए काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।